क्या है, एक चार्ट बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ है क्या, टेंस की पहचान। क्या लिखा हुआ है, टेंस की पहचान। तो टेंस की पहचान में क्या करना है, केवल क्या होता है कि अब यदि हम टेंस को यदि पहचान जाते हैं तो उसका ट्रांसलेट हम अंग्रेजी में अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और यदि हम पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको किस टेंस में बनाना है, ठीक है ना, यही नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए आज हम जो तरीका लेकर आए हैं एकदम आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा टेंस आपको एकदम ऐसे पहचान बता देंगे कि आपको एकदम आसान तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियरिटी, ठीक है ना। देखिए जो टेंस होते हैं ना, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो 3 पार्ट हैं इनके 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं और तीनों के 4 पार्ट है, यानी कि इसके विचार है, इनके विचार है, इनके विचार है। अच्छा देखिए ध्यान से थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। पहले हम इनकी पहचान को जान जाते हैं कि प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है, पास्ट टेंस की क्या पहचान है और फ्यूचर टेंस की क्या पहचान है। देखिए यदि किसी वाक्य, किसी भी हिंदी वाक्य के यदि लास्ट में यानी अंत में यदि है हूं हो दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है हूं हो, तो वह वाक्य कौन सा टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। वह वाक्य कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में। यदि किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य के अंत में यदि है हूं हो दिखाई देता है तो वह प्रेजेंट टेंस होता है। और देखिए पास्ट टेंस क्या होता है, यदि किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि था थे थी आ जाता है तो वह पास्ट टेंस हो जाता है। इसकी पास्ट टेंस की यही पहचान है कि उसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, था थे थी आता है। जैसे राम खाता था, राम इसके बाद हो जाएगा क्या, वह खा चुका था, वह चला गया था लास्ट में आ रहा है ना, तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस देखिए, फ्यूचर टेंस के हिंदी वाक्य जो होते हैं, हिंदी वाक्य के एकदम अंत में गा गेगी आएगा, क्या आएगा, गा गेगी। जैसे वह खाएगा, वह पिएगा, वह स्कूल जाएगा, वह अपने मौसी के घर जाएगा, वह अपने नानी के घर जाएगा, इस तरीके से होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके मतलब जाएगा, जो अभी किया नहीं है, मतलब फ्यूचर में जो अपनी प्लानिंग कर रहा है कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या आ रहा है, गा गे गी, यही इसकी पहचान है फ्यूचर टेंस की। इतना समझाया, इतना समझाया ना। चलिए ये तो इसकी पहचान हो गई, यानी कि टेंस की पहचान हो गई। लेकिन उनकी क्या हो गई, हिंदी पहचान, यानी किसी भी हिंदी वाक्य को देखकर यानी पढ़कर उसको हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, यानी ये हम ये जान जाएंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यानी कि इस तरीके से वो हम हिंदी वाक्य को पढ़कर समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, क्लियर। लेकिन अब समझिए, आपने केवल एक को याद करेंगे हाई, मतलब आप केवल इंडिफिनिट को याद करेंगे तो इंडिफिनिट की पहचान ता तेती से होता है। लेकिन अंत वाला जब पकड़ेंगे, अंत में क्या होता है, अंत में यदि है आता है वो आता है तो वो हो जाएगा प्रेजेंट। यदि अंत में था तेती आता है तो हो जाएगा पास्ट। यदि अंत में गागेगी आता है तो हो जाएगा फ्यूचर। बस इतनी सी पहचान है आपकी, ठीक है, एकदम इजी है। तो ये हो गया इंडिफिनिट पहचान। उसी तरीके से कंटीन्यूअस में आ रही रहे आता है, तो यदि है हो गया तो प्रेजेंट हो जाएगा, था तेती आ जाएगा तो पास्ट हो जाएगा, ठीक। यदि गागेगी आ गया तो फ्यूचर हो जाएगा, ठीक। परफेक्ट में भी वही चीज है, चुका चुकी चुके, यदि चुका चुकी चुके के बाद है हूं हो आ गया तो वह परफेक्ट हो जाएगा। यदि था थे थी आ जाएगा तो वह पास्ट हो जाएगा। यदि गा के भी आ गया अंत में तो वह क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी रहा रही रहे के साथ समय दिया जाता है और इसके बाद दे देना कि देख लेना कि लास्ट में क्या दिया है हूं हो दिया है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि लास्ट में यदि था थे थी दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। यदि लास्ट में गा गेगी दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है, अच्छा चलिए यहीं पर तो हिंदी पहचान आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम समझते हैं कि इनमें हम किस तरीके से यदि अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो कौन कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है उसकी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया को हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब, और मुख्य क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब यानी मेन वर्ब, क्लियर। इनको अगर हम पहचान जाते हैं तो हम आसानी से क्या कर लेते हैं, किसी भी हिंदी वाक्य को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, यदि आपको आपने हिंदी को पहचान लिया, आपने हिंदी को पढ़कर आपने ये पहचान लिया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। आपने यदि किसी हिंदी वाक्य को पढ़कर आपने जान लिया कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उसको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, ठीक है ना। आसान तरीका क्या होता है कि उस किसी भी हिंदी वाक्य के पहले सिंपल सेंटेंस को ले लेते हैं। कौन से सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को ले लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है,
तो देखिए यदि सिंपल सेंटेंस मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस की आपने पहचान कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस की आपने पहचान कर लिया, आपने ये जान लिया कि अरे इस वाक्य में तो जैसे मान लीजिए कि राम स्कूल जाता है ना, राम स्कूल जाता है। आपने ये पहचान लिया है। ईश्वर जी ने बताया था कि जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि ता तेती आता है और लास्ट में है हूं हो आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट है और ये है इंडेफिनिट है। ये जो ता तेती है ये क्या है? इंडेफिनिट है। ये है हूं हो है तो वह क्या है? प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यदि यहीं पर था तेती दिया है तो ये हो जाएगा पास्ट, ये हो जाएगा इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और यहीं पर जाता होगा, खाता होगा, पीता होगा, तो लास्ट में देखिए क्या हो गया है? गा देती दिया है, ठीक है, हो जाएगा फ्यूचर, और ता देती दिया है तो ये हो गया इंडेफिनिट, यानी ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियरिटी समझ में आ गया ना? यदि किसी भी हिंदी वाक्य को यदि आपने पढ़कर आपने समझ गया कि ये कौन सा टेंस है तो आप अंग्रेजी में अनुवाद एकदम सिंपली तरीके से कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, राम स्कूल जाता है, ये आपने पहचान के आ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका सिंपल सेंटेंस है। पहले सिंपल सेंटेंस को समझ लेते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो किसी काम को करने वाला होता है, यानी कि जाने का काम कौन कर रहा है, यानी जो जाने का काम कौन कर रहा है, यानी स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम सब्जेक्ट हो गया, ठीक, राम सब्जेक्ट हो गया। यानी कि सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि हम सबसे पहले किन किन चीजों को बनाते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को बनाते हैं, सब्जेक्ट को हम शॉर्टकट में यस लिख देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब यानी यच भी लिखते हैं, ठीक। फिर इसके बाद होता है यम भी, इसको मेन वर्ब बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, ठीक। फिर इसके बाद होता क्या है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है ना, यानी जिस कार्य को करता है और कार्य को मतलब किसी उद्देश्य के लिए करता है। जैसे मान लीजिए कि यदि राम जाता है तो कहाँ जाता है? तो स्कूल जाता है, तो इसका मतलब स्कूल उसके लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, यानी स्कूल जाता है। और लास्ट में यदि कोई और भी शब्द जुड़ा होता है तो उसको अदर वर्ड में ले जाते हैं, यानी अन्य शब्द में ले जाते हैं, तो उसको लिख देते हैं, है ना, अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू से शॉर्टकट में ओ डब्ल्यू से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब समझिए ये किसी भी सेंटेंस के किसी भी टेंस के सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में ये वाला फार्मूला काम करेगा। समझिए ये किसी भी टेंस के सिंपल सेंटेंस में ये वाला फार्मूला आपको बिल्कुल आसानी तरीके से काम करेगा। देखिए कैसे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया राम स्कूल जाता है, आपने पहचान लिया कि अरे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस है, हमने आपको बता दिया, आपको ये वाला फार्मूला याद है। तो आपको सबसे पहले किसको ढूंढना है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को आपने ढूंढ लिया, क्या ढूंढ लिया? राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? राम। क्या लिखेंगे? राम। आपने किसको ढूंढ लिया? राम, यानी काम को करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट होता है, तो यानी राम को हमने लिख दिया। फिर इसके बाद एचबी, एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हमने कहा कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया? एचबी। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कौन से एचबी का प्रयोग करते हैं, देखिए डज और डू का। थोड़ा सा आप समझिए कि डज का और डू का, तो अब समझ में आएगा कि डज का कब प्रयोग करेंगे, डू का कब प्रयोग करेंगे। देखिए एक वचनकर्ता के साथ क्या प्रयोग करेंगे? डज, तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्या प्रयोग करेंगे? डू। यानी कि एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता है तो उसके मुख्य क्रिया में यस या ईएस लग जाता है, यानी जो यम भी होता है उसमें क्या लगा देते हैं? यस या ईएस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाते हैं, लेकिन केवल सिंपल सेंटेंस में। बाकी यदि निगेटिव सेंटेंस है चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें सहायक क्रिया ये वाला काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद इसमें तो एच भी दिया नहीं है तो एच भी नहीं लिखेंगे, एच भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एम भी में यस या यस का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो भी एक वचनकर्ता के साथ। किस वचन का, किसके साथ में? यदि एक वचन, तो राम एक वचन है ना, तो राम एक वचन है तो इसके इसको यानी लिखेंगे राम जाता है। यहाँ पे लिखा है ना मुख्य क्रिया, तो किसका बनाएंगे? जाता, यानी क्रिया क्या है? जाना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? वो माने क्या होता है? वो माने जाना होता है, लेकिन एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगाते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। बस जो वो है तो वो माने वो ही लिखेंगे, बस ये प्लूरल नंबर में होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो राम अकेला है, यानी कि राम अकेला, यानी राम एक वचन में है तो यहाँ पर ईएस लग जाएगा। और यहाँ पर राम अकेला इसलिए हमने लगा दिया गो में ईएस लगा दिया तो राम गो हो जाएगा। और कहाँ जा रहा है? स्कूल। तो यहाँ पे हमने दिया है ना, तो देखिए गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, तो गो टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। बन गया कि नहीं सिंपली। और एक चीज थोड़ा सा और समझ लेते हैं, हमने ये कहा था
कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है कि राम स्कूल जाता था, ठीक है ना, लास्ट में दे दिया है था, तो अब आप ये भी समझिए कि सर ये तो दिया है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि था तेती बताता है इंडेफिनिट है और था तेती बताता है पास्ट है। तो देखिए ये था तेती पास्ट है और ये था तेती देखिए इंडेफिनिट है ना। आगे बात समझे, तो जब था तेती इंडेफिनिट है और था तेती पास्ट है तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। आप पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, तब क्या प्रयोग करते हैं, देखिए हमने अभी बताया था आप लोगों को कि कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब में क्या प्रयोग करेंगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म, बस क्रिया का सेकंड फॉर्म लिख देंगे, बस बाकी सारी चीजें जैसे है वैसे लिख देंगे, हमारा बन गया। जैसे यहाँ पे राम स्कूल जाता था, ये था ना, इसको क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, राम। राम स्कूल जाता था, तो देखिए जाना का सेकंड फॉर्म होता है, एक होता है गो वेंट गान, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गान। तो गो वेंट गान, लेकिन हमको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो गो नहीं लगेगा, क्या रहेगा, वेंट, तो WENT, ठीक। ये क्रिया का सेकंड फॉर्म हो गया, यानी राम वेंट कहाँ, टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। क्लियरिटी, ये समझ में आ गया कि नहीं, एकदम आसान तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा, सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गया ना। ये देखिए बस दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशन है, यानी कि एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। बस आप याद कर लेंगे, हमने बता दिया, आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। देखिए एकदम आसानी तरीके से पूरा टेंस आज ही खत्म हो जाएगा, मतलब आप एकदम जान जाएंगे कि जो कभी नहीं समझ पाते थे ना वो आज समझ जाएंगे कि टेंस क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर जी ठीक है, अब तो आप प्रेजेंट टेंस को सिंपल सेंटेंस में समझ गए। अब समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कंटीन्यूअस ले लेते हैं, कोई भी टेंस को कंटीन्यूअस में ले लेते हैं, ठीक। कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा रही रहे, रहा रही रहे पहचान होती है। हमने मान लिया यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, यहाँ पे लिख दिया श्याम, श्याम खाना खा रहा है ना, श्याम खाना खा रहा है। आपने ये आपने लिखा, चाहे लिखा हुआ जो पढ़ा, तो अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सा सहायक क्रिया प्रयोग होगा या फिर ये कौन सा टेंस है। पहले ये आप देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए हमने कहा कि पहले आप क्या पहचानेंगे, टेंस। देखिए लास्ट में दिया है, तो ये जान लीजिए कि ये है प्रेजेंट है, वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। था थे क्या होता है, पास्ट होता है, और गा गेगी क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो देखो लास्ट में दिया है दिया है, तो इसका मतलब क्या, प्रेजेंट है। अब देखिए इसके जस्ट पहले दिया है क्या, रहा, तो रहा कंटीन्यूअस है, इसलिए हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। टेंस की पहचान हो गई, क्लियरिटी। अच्छा, अब आपको हमने अभी जस्ट एक सूत्र बताया था, एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV, है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये बताया था। फिर आप यदि याद कर लेते हैं ना, तो पूरा टेंस चुटकी में बना लेंगे। देखिए HV की जगह पे आप इसका HV लिखेंगे, यानी कि जो, अब आप ध्यान दीजिए यह कौन सा टेंस है, यानी यह टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप तो जानते ही होंगे, अब तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब यानी HV कहाँ पे है, क्या प्रयोग होता है, ये तो आप समझ गए हैं। चलिए तो हम देखिए इस फार्मूले के आधार पर हम ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट आप लोग ढूंढ लिए होंगे कि जो काम को करने वाला होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। देखिए इसमें क्या होता है, राम खाना खा रहा है, यानी कौन खाना खा रहा है, कौन खाना खा रहा है, श्याम। तो इसका मतलब श्याम क्या है, सब्जेक्ट है, यानी हम पहले इसको लिख देंगे श्याम, क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, श्याम, ठीक है ना, क्या हो गया, श्याम। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, HV। अच्छा ये कंटीन्यूअस है, HV यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में HV क्या होता है, तो कहोगे कि सभी इज MR 3 को दिया है, इज MR 3 को दिया है। तो देखिए एक वचनकर्ता के साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। जब आई रहेगा तो यानी मैं रहेगा, तो यहाँ पे मैं नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे किसी का नाम दे दिया है, यानी कि वह एक वचन है। और हमने अभी जस्ट बताया था कि एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यह एक वचन है, श्याम एक वचन है, तो इज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे श्याम इज, क्या लिखेंगे, श्याम इज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। हमने कहा था मेन वर्ब आपका क्या होता है,
जो आप करते हैं, आप खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो इसकी मीनिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा होगा मेन वर्ब में, यहाँ पर देखिए भी में आई लग जाएगा, यानी वर्ब, यानी खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। तो यहाँ पर देखिए ई ए टी, इसमें हम क्या लगा देंगे, आई एन जी भी बताता है कि मैं कंटिन्यूअस हूँ, यानी कि अंग्रेजी में आप जान जाइए, जब किसी भी अंग्रेजी वाक्य में, जब कोई भी अंग्रेजी में लिखा होता है, यदि उसमें देखेंगे कि यदि आईएनजी किसी भी वाक्य की क्रिया में यदि आईएनजी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आईएनजी, तो वह कंटिन्यूअस टेंस होता है। बस अब ये ध्यान में रखना होगा कि उसमें समय तो नहीं दिया है ना, यदि समय दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा श्याम इज ईटिंग द फूड, क्या हो जाएगा, श्याम इज ईटिंग द फूड, श्याम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, बन गया ना। इसी तरीके से आप पूरे टेंस का आसानी से एकदम सरल तरीके से इसका यानी सहायक क्रिया का, और हम सबसे महत्वपूर्ण हमने आपको बता दिया क्या, ये यानी एच बी के जगह पर आप हमेशा इसका प्रयोग कर लेंगे, और एम बी यानी ए वाला आप कर लेंगे, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आसानी तरीके से आ जाएगा। इतना जान जाइए, आ गया समझ में ना। चलिए इसके बाद जस्ट हम आपको बता देंगे कि जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, और उनमें कौन कौन से फार्मूले के प्रयोग होते हैं वो हमने देखो, सिंपल का तो हमने बता दिया, नेगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव वाक्य है, इसको जस्ट हम अगले टर्न में आपको बता देंगे। क्लियरिटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।